नमस्कार मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आज आपको रक्त ऑनलाइन क्लासेज में सभी शेर और शेरनियों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सुपर 30 सीरीज 6 लेके आया हूं, जो जबरदस्त होने वाली है। आज का सुपर 30 सीरीज 6, तो आप लोग कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहिएगा। और आपको रक्त ऑनलाइन क्लासेज, आपको भी वर्तमान समय में बिहार एसएससी जो एग्जाम होने वाली है उसका ग्रुप डी और आपका बिहार पुलिस का सब सुपर 30 जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आपको करवाने वाले हैं। और टॉप क्वेश्चन है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से टॉप क्वेश्चन है जो आपको लेके आया हूँ। देखिए, कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। देखिए, जो नेत्र में जो होता है आपका नेत्र में प्रकाश की मात्रा होता है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये आपको अगर आंसर आपसे पूछा जाता है तो आपका ये आंसर आपका ये पुतली हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ये पुतली हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? पुतली। ये जो आपको कॉर्निया जो आपका आंसर में दिया है ना, कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया क्या दिया जाता है जब नेत्रदान किया जाता है? नेत्रदान याद रखिएगा, नेत्रदान दिया जाता है क्या दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। नेत्रदान में क्या दिया जाता है? कॉर्निया। क्या दिया जाता है? कॉर्निया ही नेत्रदान के रूप में दिया जाता है। ठीक है, और आपका ठीक है, इसमें पूछा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पुतली के द्वारा। इसी को आइरिस भी कहा जाता है। आइरिस किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, या पुतली के द्वारा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। और नेत्रदान में जो दान दिया जाता है, नेत्रदान में जो दान दिया जाता है वो आंख का कॉर्निया दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वो कॉर्निया आंख का दान में दिया जाता है। ठीक है, हम लोग आगे अब बढ़ेंगे। ठीक है, कहता है कौन सी गुप्त गैस के नामों से जानी जाती है। देखिए, इसमें गुप्त गैस की बात किया जाता है। ठीक है, एक होता है आपका ओक्रिया गैस। ठीक है, ओक्रिया गैस क्या होती है? ओक्रिया गैस। ठीक है ना, ओक्रिया गैस कहिए या नोबेल गैस कहिए। ठीक है, ओक्रिया गैस या नोबेल गैस। ये जो आपका है 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ओक्रिया गैस? 6 प्रकार का होता है, जिसमें आपका अपवाद में हीलियम भी है। क्या है? हीलियम है। उसके बाद आपका नियोन है, नियोन भी है। क्रिप्टोन है, क्रिप्टोन क्या है? क्रिप्टोन है। जेनोन है, आपका रेडोन है। क्या है? रेडोन है। आपका है हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन, रेडोन और जेनोन। ये सब अब आपका क्या है? ओक्रिया गैस है। क्या है? ओक्रिया गैस आपका है। ठीक है ना, जो क्रिप्टोन है सबसे विषैला गैस होता है। क्रिप्टोन क्या होता है? सबसे विषैला गैस होता है, सबसे विनाशकारी गैस होता है। कौन सा? आपका क्रिप्टोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, देखिए गुप्त गैस की बात किया जाता है। कौन सा आपका इसमें गुप्त गैस की बात किया जा रहा है? आपका जो ये गुप्त गैस का आंसर जो आपका हो जाएगा, आपका ये याद रखिएगा, गुप्त गैस जो आपका हो जाएगा ये आपका क्रिप्टोन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्रिप्टोन आपका गुप्त गैस हो जाएगा। ठीक है ना। ये रेडोन जो है, रेडोन क्या याद रखिएगा? रेडोन सबसे विषैला गैस होता है। रेडोन क्या होता है? सबसे विषैला गैस होता है। और आपका जो गुप्त गैस का आंसर आपका क्रिप्टोन हो जाएगा। गुप्त गैस कौन सा होगा? क्रिप्टोन। याद रखिएगा, गुप्त गैस क्रिप्टोन। और सबसे विषैला गैस में याद रखिएगा आप रेडोन। सबसे विषैला गैस में आप क्या याद रखिएगा? रेडोन याद रखिएगा। सबसे विषैला गैस में आप क्या याद रखिएगा? रेडोन याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका रेडोन हो गया। उसके बाद आपका ये रेडोन सबसे विषैला, और उसके बाद ये आपका जो है, ठीक है ना, क्रिप्टोन, ये आपका गुप्त गैस के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, और पूछा जाएगा ये कौन कितना प्रकार का होता है ओक्रिया गैस या नोबेल गैस? ये 6 प्रकार का होता है। कितना होता है? 6 प्रकार का होता है। अब कौन सी कवक डबल रोटी या ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी या ब्रेड बनाने में काम आता है। ध्यान से देखिए, डबल रोटी और ब्रेड बनाने में कौन सा काम आता है सो ध्यान दीजिए। डबल रोटी और ब्रेड बनाने में क्या काम आता है सो देखिए। ठीक है, डबल रोटी बनाने में आपका कौन काम आता है? ईस्ट। क्या काम आता है? ईस्ट। याद रखिएगा, डबल रोटी बनाने में क्या काम आता है आपको? ईस्ट। याद रखिए, पूछा जाता है कौन सा कवक आपको डबल रोटी बनाने में कब प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट। ठीक है, याद रखिएगा आपका ईस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जो होता है ना शराब, उसमें एथेनॉल अल्कोहल होता है। शराब में क्या होता है? एथेनॉल। याद रखिएगा। ठीक है ना, एथेनॉल में क्या होता है? शराब उद्योग में प्रयोग किया जाता है एथेनॉल को। एथेनॉल को कहाँ प्रयोग किया जाता है? शराब उद्योग में। याद रखिएगा,
ठीक है। एथेनॉल का कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो शराब उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा ये। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध देखिए, ट्यूबरकुलोसिस के साथ कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? इसके लिए आपका हो जाएगा बीसीजी। कौन सा? बीसीजी। कौन सा टीका का प्रयोग किया जाता है? बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है आपका, ठीक है। किसका लगाया जाता है? बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। और आगे हम लोग ये ध्यान रखिएगा, ये जो टीका लगाया जाता है 1 सप्ताह के भीतर लगा लेनी चाहिए। कितना? 1 सप्ताह के भीतर। कितना? 1 सप्ताह के भीतर ये बीसीजी का टीका लग जानी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो बीसीजी का टीका का निर्माण हुआ था 1905 में। कब निर्माण हुआ था? 1905 में इसका निर्माण होता है। उसका निर्माण करता था कोलमेट। कौन थे? कोलमेट। कौन थे? कोलमेट इस टीका का निर्माण करता था, बीसीजी के टीका का 1905 ईस्वी में। कब किया था? 1905 ईस्वी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सी प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? याद रखिए, कौन सी प्राणी है जो समुद्र में पाए जाते हैं? याद देखिए, कौन सी प्राणी जो समुद्र में पाए जाते हैं? इसमें हो जाएगा आपको कांडोमेटा जो प्राणी है, ये आपका समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाया जाता है। कांडोमेटा जो प्राणी है आपको, ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। उसके बाद आपका विटामिन जो एस्टेरॉयड है, विटामिन जो एस्टेरॉयड है, देखिए विटामिन जो एस्टेरॉयड है, इसमें कौन सा विटामिन जो एस्टेरॉयड है? ये आपका हो जाएगा विटामिन सी, विटामिन डी। कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी जो एस्टेरॉयड है, आपको एस्टेरॉयड पूछा जाता है, विटामिन क्या हो जाएगा? डी, ठीक है ना। विटामिन डी को रासायनिक नाम कैल्सीफ्रोल है। क्या नाम है? कैल्सीफ्रोल, याद रखिएगा, कैल्सीफ्रोल। क्या नाम है? कैल्सीफ्रोल, ठीक है, इसका रासायनिक नाम। ये विटामिन डी होता है, सूर्य के प्रकाश से पाया जाता है। कहाँ से पाया जाता है विटामिन डी? सूर्य के प्रकाश से। किससे पाया जाता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से, ठीक है ना। इसको एस्टेरॉयड भी कहा जाता है। विटामिन 100 का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। ये जो विटामिन सी है खट्टे पदार्थों में ज्यादा पाया जाता है, संतरा में, ठीक है, या आपका आंवला में, ठीक है ना। क्या होता है? विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है और इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है ना। और विटामिन सी का आविष्कारक है आपको हॉलकट। कौन सा है? हॉलकट, याद रखिएगा, हॉलकट, ठीक है ना। विटामिन डी का आविष्कारक हॉपकिंस। कौन है? हॉपकिंस, याद रखिएगा, इनका आविष्कारक हॉपकिंस है, ठीक है ना। विटामिन ए बी, इसका जो आविष्कारक है, ठीक है ना, विटामिन ए और बी, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन का सीधा फंग, ठीक है ना, और विटामिन का अगर सीधा बात किया जाए तो विटामिन का आविष्कारक सीधा फंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंक हो जाएगा, ठीक है। विटामिन का सीधा फंक हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन ए जो होता है, ठीक है ना, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? विटामिन B1 से आपका बेरी होता है। क्या होता है? बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। तो याद रखिएगा, इतना सारा बात आपको चर्चा किए हैं, एक बार अच्छा से सुनिए और समझिए। विटामिन डी का जो आविष्कारक है वो आपका हॉपकिंस है। विटामिन सी आपका हॉलकट है, ठीक है ना, ठीक है। उसके विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होती है, ठीक है ना। विटामिन जो एस्टेरॉयड होते हैं वो विटामिन डी होते हैं। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करता है, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफ्रोल है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा की बात किया जा रहा है यहाँ पर, ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत नहीं है। तो आपका ऊर्जा का जो प्रारंभिक स्रोत नहीं है वो आपका पवन चक्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पवन चक्की जो ऊर्जा का क्या है? प्रारंभिक स्रोत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से किन्हें जैव तकनीकी का पिता कहा जाता है? जैव तकनीकी का पिता किन्हें कहा जाता है? देखिए, जैव तकनीकी का पिता किन्हें कहा जाता है? गौर से ध्यान से देखिए, जैव तकनीकी का पिता किसे कहा जाता है? इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा करोली इरेकी। कौन हो जाएगा? करोली इरेकी को जैव तकनीक का पिता कहा जाता है। जैव तकनीक का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, याद रखिएगा, जैव तकनीकी का पिता कहा जाता है। किसको?
किसको कहा जाता है? तो करौली, ठीक है ना। इरेकी को जैव तकनीक का पिता कहा जाता है, ठीक है। एडवर्ड याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर, ठीक है ना। एडवर्ड जो जेनर है वो टीकाकरण पे खोज करता है, टीकाकरण, ठीक है। एडवर्ड जेनर टीकाकरण पे क्या है? खोज करता है। टीकाकरण का जनक अगर आपसे पूछा जाता है टीकाकरण का जनक, तो एडवर्ड जेनर टीकाकरण का जनक पूछेगा जाएगा आपसे। टीकाकरण के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर। टीकाकरण के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर, ठीक है ना। और अनुवांशिकी का पिता कौन है? याद रखिएगा, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी के पिता, अनुवांशिकी के पिता या जनक, याद रखिएगा, ये आपका मेंडल है। कौन है? मेंडल है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। जो मेंडल है ये आपका अनुवांशिक का पिता है, एडवर्ड जेनर टीकाकरण का जनक है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है जैव तकनीकी का पिता करौली इरेकी है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कहता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर, इसका नाम है खराज। इस कर को क्या नाम है? खराज। याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खराज कर कौन लगाए थे? खराज कर कौन लगाए थे? ये जो आपका खराज कर है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी लगाए हैं। कौन लगाए हैं? अलाउद्दीन खिलजी लगाए हैं। और ये कितना परसेंट है? ये आपका 50% है। कितना परसेंट है? 50% है। याद रखिएगा, खराज कर किसने लगाए हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने लगाए हैं? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और ये कितना परसेंट है? 50% कर है। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया कर है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए, ध्यान दीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध की बात किया जा रहा है। तो हम इसमें प्रथम विश्व युद्ध भी जान ले कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था आपका 1914 ईस्वी को हुआ था और 1918 में समाप्त हो गया था आपका, ठीक है। 1914 का प्रारंभ हुआ, 1918 का समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जाने। तो द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था वो आपका, याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था आपको 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था, ठीक है ना। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 में हुआ है, अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में बात क्या रहा है? भारतीयों को शामिल प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार, कौन सरकार? ब्रिटिश सरकार। जिस समय हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का हुकूमत चलता था, उस समय जब विश्व युद्ध छिड़ा था, तो उस समय ब्रिटिश सरकार ना भारतीय, ठीक है ना, से मदद मांगने का गुहार लगाई थी। सोच लीजिए। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? याद रखिए, यानी कौन मिशन के तहत भारतीयों से मदद मांगा था? देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन सा मिशन लेकर ब्रिटिश सरकार आए थे भारतीयों से मदद मांगने के लिए? याद रखिए, ये जो है आपका है क्रिप्स मिशन। क्या है? क्रिप्स मिशन। कौन है? क्रिप्स मिशन। इसका जो गठन होता है, ये आपका क्रिप्स मिशन का जो गठन होता है, ये आपका जो होता है 23 मार्च। कब होता है? 23 मार्च 1942 का। कब होता है? 23 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का क्या होता है? गठन होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसका पूछेगा। 23 मार्च 1942 को भारत आता है। कौन? क्रिप्स मिशन। कौन आता है? क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है ना। और ये भारत को पूर्ण सहयोग की मांग करता है। क्या करता है? पूर्ण सहयोग की मांग करता है, ठीक है ना। और इसमें इसको महात्मा गांधी क्या है? वो स्वीकार करता है। कौन? महात्मा गांधी, ठीक है ना। महात्मा गांधी वो स्वीकार करता है। और इसी को महात्मा गांधी क्या कहा है? याद रखिएगा, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक, याद रखिएगा, ठीक है ना। पोस्ट डेटेड चेक पूछेगा, किसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक नृत्य है, एक डांस है। क्या है? डांस। एक डांस है, उसमें क्या होता है? डांस है, उस डांस से एक हाथ में क्या होता है? एक हाथ में तलवार। एक हाथ में क्या होता है? तलवार। और एक हाथ में होता है ढाल।
हाथ में क्या होता है, ढाल। ये लेते हैं डांस होता है, ठीक है ना, एक हाथ में तलवार एक हाथ में क्या होता है, ढाल लेके डांस करता है, नृत्य करता है, वो कौन सा राज का है, ठीक है, ये कौन सा कहलाता है, ये जदूर, तमा या पाइका या संथाल में, तो आंसर आपका हो जाएगा पाइका। क्या हो जाएगा, पाइका। और पाइका नृत्य कहाँ में होता है, याद रखिएगा, ये आपका उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। पाइका नृत्य कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। और पाइका नृत्य में होता क्या है, जो नृत्य करते हैं इसमें सैनिक वस्त्र पहन के नृत्य किया जाता है। कौन सा वस्त्र पहन के किया जाता है, सैनिक वस्त्र। पुरुष जो लोग होते हैं ना, सैनिक वस्त्र पहन के इसमें ड्रेस करते हैं, सैनिक वस्त्र को पहनकर, ठीक है, यह नृत्य किया जाता है, जो पाइका नृत्य का किया होता है और उड़ीसा में होता है। एक हाथ में तलवार लिए रहते हैं, एक हाथ में ढाल पकड़े हुए रहते हैं। कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कहता है एक मंत्री के अलावा सांसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या कहा जाता है। एक मंत्री के अलावा, यानी कि मंत्री के अलावा, ठीक है, मंत्री के अलावा, मंत्री को अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद क्या रहा, सांसद के अगर किसी भी सदस्य द्वारा अगर पेश किए विधेयक को क्या कहा जाता है। ये जो आपका आंसर हो जाएगा, निजी विधेयक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये आपका जो हो जाएगा निजी विधेयक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, निजी विधेयक, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, निजी विधेयक, याद रखिएगा, ठीक है, निजी विधेयक इसको कहा जाता है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, ये राष्ट्र की बात किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नया राष्ट्रीय है, ठीक है ना। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार जो दिवस होता है, मानवाधिकार दिवस, ये आपको कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिए, कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। इसमें आपसे पूछा गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसमें आपका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, क्या हो जाएगा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, ठीक है। इसका अगर स्थापना की बात किया जाए, ठीक है ना, स्थापना जो आपका हो जाता है आपका 12 अक्टूबर 1993, कब होता है, 12 अक्टूबर, ठीक है, 1993 कब होता है, 12 अक्टूबर 1993 किसका, ठीक है ना, की स्थापना हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और उसके बाद इसमें है, ठीक है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा है। स्थापना आपका 12 अक्टूबर 1993 है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कहता उस बिंदु को क्या कहा जाता है, उस बिंदु को, ठीक है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जो भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होती है, भूकंप के दौरान, ठीक है, याद रखिएगा। भूकंप की जो तीव्रता होता है ना, भूकंप की तीव्रता याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, रिएक्टर स्केल। किससे मापा जाता है, रिएक्टर स्केल। क्या याद रखिएगा, रिएक्टर स्केल, ठीक है। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से, ठीक है। अब भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, सिस्मोग्राफी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, भूकंप का अध्ययन, ठीक है, भूकंप का जो अध्ययन सिस्मोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफी, भूकंप का अध्ययन, ठीक है। और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में मापा जाता है, ठीक है। यहाँ आपका उस बिंदु को क्या कहा जाता है जब भूकंप के दौरान ऊर्जा का क्या होता है, निष्कासन होता है, ये आपका हो जाएगा अपकेंद्र। क्या हो जाएगा, अपकेंद्र, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा आंसर आपका अपकेंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा में किस वर्ष स्थापित किया। देखिए, भारतीय वन सेवा, याद रखिएगा, भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा, इसका मतलब पहला क्या कहलाता होगा, दूसरा क्या कहलाता और तीसरा तो यहाँ पर आपका दिया हुआ, ठीक है। पहला जो है, ठीक है, जो तीसरा है भारतीय वन सेवा, अखिल भारतीय वन सेवा, क्या होगा, भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा। तो तीसरी अखिल भारतीय सेवा है आपका भारतीय वन सेवा, ठीक है ना, भारतीय, ठीक है, वन सेवा, भारतीय वन सेवा, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद है भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा जिसे आईपीएस कहते हैं, क्या बोलते हैं, आईपीएस, ठीक है ना। और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक, याद रखिएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आईएएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईएएस, आईएएस, ठीक है ना।
तो भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? याद रखिएगा 1966। कब याद रखिएगा? 1966। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1966 में। ठीक है। और ये जो 3 है आपका प्रथम है भारतीय प्रशासनिक सेवा जो IAS के अंतर्गत आता है, भारतीय पुलिस सेवा IPS के अंतर्गत आता है, भारतीय वन सेवा जो आपका 1966 में, ठीक है ना, वर्ष में स्थापित किया गया था। आइए हम लोग बढ़ेंगे। कहता मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में बनाया गया। देखिए मौलिक कर्तव्य की बात किया गया है। देखिए क्या है? मौलिक कर्तव्य। याद रखिए मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिया गया है। भारत में कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो रूस के संविधान से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है। ये आपका भाग 4 का क और अनुच्छेद 51 क में है। ठीक है आपका। ठीक है। यह आंसर आपका 42वां हो जाता है। आंसर आपका ये क्या हो जाता है? 42वां आंसर हो जाता है। ठीक है ना। याद रखिएगा आपका मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। और मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है आपका, ठीक है, याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य की संख्या आपका 11 है। कितना है? 11 है। याद रखिए मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11। आपसे पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। याद रखिएगा आप 11। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है जो 42वां संविधान 1976 में भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। ठीक है ना। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। ठीक है ना। और जो है 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां, ठीक है ना, जो पहले 10 था 11वां जो जोड़ा गया था। याद रखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। याद रखिएगा ये बात। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 86वां संविधान सन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इससे पूर्व में कितना था? 10 ही था। कितना था? 10 ही था। याद रखिएगा। कहता है जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधायिका द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, जिला समाहर्ता के द्वारा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। जिला योजना समिति का होता है राज्य विधायिका के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधायिका के द्वारा। देखिए याद रखिएगा राज्य विधायिका के द्वारा। ठीक है ना। ये जिला योजना समिति की संरचना निम्न किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राज्य विधायिका के द्वारा। किसके द्वारा जाता है? राज्य विधायिका के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है ना। राज्य विधायिका के द्वारा किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी के विरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है? कुछ मामले में गिरफ्तारी के विरुद्ध, ये आपका अनुच्छेद 22 हो जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामले में गिरफ्तारी के विरुद्ध खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। याद रखिएगा इसमें जो है मौलिक अधिकार, ठीक है ना, मौलिक अधिकार, मौलिक जो अधिकार है वह हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। कितना प्रकार के मौलिक अधिकार? 6। ये संविधान के भाग
समता का अधिकार, ठीक है। ये जो आपका है 14 से 18 याद रखिएगा। समता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 है, ठीक है ना। उसके बाद है समता के अधिकार के बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, समता के अधिकार के बाद है आपका स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 23 तक है आपका। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, याद रखिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 24 है, ठीक है ना। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद है 23 से 24 आपका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता अधिकार 19 से लेके आपको 22 तक, 19 से लेके 22 तक, और 23 से 24 आपका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, क्या हो जाएगा 19 से लेके 22 तक, 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आपका 23-24 हो जाएगा शोषण के विरुद्ध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, याद रखिएगा। उसके बाद है धर्म के या शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो आपका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 है, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से लेके 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, याद रखिएगा। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आपका 29 और 30 में है, 29 और 30 में। और एक है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है आपका। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोग मुंबई तत्कालीन, ठीक है, मुंबई में विमर्श चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है ना। जनवरी 1884, जनवरी 1906, जनवरी 1882, समझ गए ना, समझिए बात को, कब करवाया गया था, या आपका नवंबर 1806 या अक्टूबर 1882 या दिसंबर 1885, ध्यान रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आज मुंबई में तत्कालीन मुंबई में विमर्श चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में दिसंबर 1885 में होता है, ठीक है। विमर्श चंद्र बनर्जी क्या है, विमर्श चंद्र बनर्जी के में आपका होगा दिसंबर 1885। आंसर क्या हो जाएगा WC बनर्जी, इसी को कहा जाता है WC बनर्जी, क्या बोला जाता है WC बनर्जी। विमर्श चंद्र बनर्जी को WC बनर्जी भी बोला जाता है। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। 27-28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। ये जो स्थान है कांग्रेस का पहला अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहाँ में, मुंबई में। कहाँ में, मुंबई में। कहाँ में है कॉलेज, मुंबई में, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत, ठीक है ना, कॉलेज कहाँ, मुंबई में। कब, 1885 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इस कांग्रेस से प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितना प्रतिनिधि भाग लिए थे, याद रखिएगा, इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितना प्रतिनिधि भाग लिए थे, 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, याद रखिए। कांग्रेस का जो दूसरा सम्मेलन होता है ना, कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन 1886 में, इसमें कौन भाग लेते हैं, दादा भाई नौरोजी। कौन भाग लेते हैं, दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन से वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी क्या बोला जाता है, वयोवृद्ध पुरुष, याद रखिएगा, वयोवृद्ध पुरुष बोला जाता है किसको, दादा भाई नौरोजी को। कहता है महाधिवक्ता के प्रसाद पत्र अपने पद पर बना रह सकता है। महाधिवक्ता के प्रसाद पत्र अपने पद पर कौन बना रह सकता है, ये आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। कौन बना सकता है, राज्यपाल बना रह सकता है। कौन, राज्यपाल। कौन बना रह सकता है, राज्यपाल, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता का प्रावधान है। देखिए महाधिवक्ता का जो महाधिवक्ता है, देखिए महाधिवक्ता, ठीक है ना, इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 165 में, याद रखिएगा। कहाँ है, अनुच्छेद 165 में इसका संवैधानिक प्रावधान है। किसका, महाधिवक्ता का अनुच्छेद 165 में, ठीक है, महाधिवक्ता का प्रावधान है। ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कौन सा,
महाधिवक्ता किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक ना। ये राज्य का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होते हैं, ठीक है ना। विधिक सलाहकार राज्य के सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होते हैं, याद रखिएगा। राज्य का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होते हैं कौन? महाधिवक्ता। याद रखिए क्या क्या पॉइंट बनता है। ये जो होता है महाधिवक्ता, ये अनुच्छेद आपको संविधान के अनुच्छेद 165 में है इसका पोस्ट। इसको राज्यपाल नियुक्त करता है और ये राज्यपाल नियुक्त करते हैं किसको? महाधिवक्ता को। ये राज्य का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होते हैं। कानून का सबसे बड़ा जो सलाहकार होता है राज्य में, वो आपका कौन होता है? वो महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, ठीक है। एक होती है महान्यायवादी। क्या होता है? महान्यायवादी, ठीक है ना। महान्यायवादी जो होता है, ये आपका महान्यायवादी होता है। ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ये नियुक्त होता है, ठीक है ना। और ये, ठीक है ना, मतलब कि भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा क्या होता है? विधिक सलाहकार होता है। आपका महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसको रखा गया है। उसके बाद है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाए जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है? काजू जो होता है ना आपको, ठीक है ना, लाल लेटेराइट मिट्टी में होता है। किसमें होता है? लाल लेटेराइट में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? सिलिका की मात्रा अधिक होती है। आयरन और सिलिका की मात्रा क्या होती है? इसमें अधिक होती है। सिलिका और आयरन की मात्रा क्या होती है? इस मिट्टी में अधिक होती है, लाल मिट्टी में, ठीक है ना। और लेटेराइट मिट्टी की वजह से आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में क्या होती है? काजू किशमिश। कहता है एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? देखिए एशियन गेम्स, ठीक है ना, ये एशियन गेम्स जो प्रथम बार, ठीक है ना, पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? याद रखिएगा। एशियन गेम्स दिल्ली में होता है। कहाँ होता है? प्रथम बार दिल्ली में होता है, ठीक है ना। और ठीक है 1951 कब होता है आपका? 1951 आंसर भी दिया हुआ आपका। 1951 कब होता है? 1951 में यह प्रथम बार एशियन गेम्स होता है, ठीक है ना। 4 मार्च 1951 कहाँ होता है? नई दिल्ली में होता है, याद रखिएगा। और एशियन गेम्स 1982 में भी दिल्ली में हुआ था। 1951 में हुआ, 1951 और 1982 में भी एशियन गेम्स, ठीक है ना, दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये कहाँ पाया जाता है? बिहार में। कहाँ पाया जाता है? बिहार के भागलपुर। कहाँ पाया जाता है? बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है ना। ये जो है ये धर्मपाल, ठीक है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? धर्मपाल है, ठीक है ना। और पाल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है। किस वंश से संबंधित है? पाल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक है आपका धर्मपाल। पाल वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है पाल वंश का संस्थापक, पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। कौन है? गोपाल है। कब किया था? 750 ईस्वी में, याद रखिएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। लेकिन ठीक है ना, पाल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक आपका धर्मपाल ही हुए। क्या हुए? धर्मपाल हुए, ठीक है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया है, जो आपको भागलपुर बिहार में है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ है? देखिए राष्ट्रीय नमक जो सत्याग्रह स्मारक कहाँ में है, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय नमक जो सत्याग्रह है ये आपका गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात के नवसारी जिले में है। कहाँ है? नवसारी जिले, याद रखिएगा, नवसारी जिले गुजरात के कहाँ है? नवसारी जिले में। कहाँ पर है? गुजरात के नवसारी जिले में आपका, ठीक है। ये नमक सत्याग्रह स्मारक है। नमक सत्याग्रह स्मारक गुजरात के नवसारी जिले में, याद रखिएगा, गुजरात के नवसारी जिले में, याद रखिएगा आप, ठीक है। नमक सत्याग्रह है, ठीक है ना। ये नवसारी जिले में स्थित है। ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से इस सत्याग्रह की शुरुआत होती है, ठीक है ना। ये नमक जो सत्याग्रह है 12 मार्च, ठीक है, 1930, 12 मार्च 1930 को ये सत्याग्रह प्रारंभ होता है। और इसमें जो है 241 मील चला जाता है। कितना चला जाता है? 241 मील। 78 सत्याग्रही होते हैं। सत्याग्रही को संख्या है 78। 241 मील लगभग 385 किलोमीटर या 390 किलोमीटर के समथिंग होता है, ठीक है ना। 78 सत्याग्रही थे और 12 मार्च 1930 को चला गया। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम गुजरात से, ठीक है। गांधी महात्मा किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा।
कहता भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ब्रिटिश शासन के दौरान बात किया जा रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। ये आपका आंसर कैप्टन अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड आपका हो जाएगा। ठीक है ना। जो आपका लॉर्ड डलहौजी है, यानी इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो है ये भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी भारतीय रेलवे के जनक, भारतीय रेलवे के जनक कहिए या पिता कहिए, जनक कहा जाता है। ठीक है ना। इनके ही शासन काल में, ठीक है ना, 1853, इन याद रखिए 1853 16 अप्रैल, याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच, कहा, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम बार ट्रेन चली थी। याद रखिएगा किसके शासनकाल में, ये लॉर्ड डलहौजी, किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। 16 अप्रैल 1853 से मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेलवे को चलाया गया था, रेलगाड़ी को चलाया गया था। ये है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ये मतलब प्रथम ब्रिटिश गवर्नर है वारेन हेस्टिंग्स, जिस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग लगाया गया था। पूछा जाता है कौन सा ऐसा, ठीक है ना, गवर्नर है ब्रिटिश गवर्नर जिसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। तो महाभियोग जो लगा था वह वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर लगा था। किसके ऊपर लगा था, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर लगा था। आगे है, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। याद कीजिए, ठीक है ना, अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। देखिए बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन है, और अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। देखिए बहुत अच्छा चीज दिया है। ये जो आपका आंसर हो जाएगा वैशाली, आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, वैशाली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे देखिए, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। याद रखिएगा प्रथम उपदेश क्या कहलाया है, प्रथम जो उपदेश है उसका क्या कहलाया है, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, परिवर्तन क्या कहलाया है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है ना। प्रथम उपदेश क्या क्या कहलाया है, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया है। ठीक है ना। बता है गौतम बुद्ध का जन्म आपका कब होता है, 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म पता ही है, बता चुके हैं 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है ना, लुम्बिनी में इसका जन्म स्थान है। ठीक है ना, गौतम बुद्ध का। ठीक है ना। मृत्यु की बात किया जाए तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ इनकी मृत्यु। ठीक है, इनके बारे में बताए हुए सारा चीज। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए हम लोग कहते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है और कहाँ में स्थित है। सबसे पहले याद रखिए, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन आपसे पूछा जा सकता है। एशिया का सबसे बड़ा गार्डन याद रखिएगा टूलिप गार्डन। क्या याद रखिएगा, टूलिप गार्डन। सबसे पहले एशिया का सबसे बड़ा गार्डन क्या है, टूलिप गार्डन है। ठीक है, जो कहाँ में स्थित है, तो स्थित की अगर बात किया जाए तो आपका ये श्रीनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है, श्रीनगर। इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। कहाँ में स्थित है, टूलिप गार्डन श्रीनगर। कहाँ में, श्रीनगर में। कहता निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए आंध्र प्रदेश की बात किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में कौन सा पहाड़ियां स्थित है, पालकोंडा, महाबलेश्वर की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी पहाड़ी है जो स्थित है। देखिए पालकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। पालकोंडा की पहाड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी आपको तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। याद रखिए नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, आपका तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ी आपका कहाँ है, तमिलनाडु में। और अन्नामलाई की पहाड़ी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी है ना। देखिए अन्नामलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची जो चोटी हो जाएगा अन्नामुदी है। क्या है, अन्नामुदी, अन्नामुदी। ठीक है ना, अन्नामुदी। अन्नामलाई की पहाड़ी पर दक्षिण भारत की सबसे छोटी अन्नामुदी है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए महाबलेश्वर महाराष्ट्र के, महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में। याद रखिए। तो आपका इस प्रकार से देखिए जीएस का पोस्टमार्टम होता है। तो अगर आपको क्लास वास्तव में बेहतर लगता है तो अपने दोस्तों के पास
शेयर कीजिए और तैयारी का नया अंजाम देने के लिए बोलिए। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, देख लीजिए आप। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है आपका नर्मदा। अरब सागर में गिरती है नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती भी गिरती है, ठीक है। और ये दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। याद रखिए, ये पूछा जाता है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा और ताप्ती। और नर्मदा और ताप्ती ये दोनों अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी गिरती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कृषि उत्पादों के लिए परिवहन कृषि उड़ान योजना शुभारंभ। कृषि उड़ान योजना शुभारंभ किस वर्ष होता है? देखिए किस कब हुआ है? 2020 में। क्या हुआ है? 2020 में। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त और मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, ये आपका रत्न ऑनलाइन क्लासेज जो आपको सुपर 30 सीरीज जो लाता है, अभी ढेर सारी वैकेंसी है और सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस क्लास को अधिक से अधिक अपने मित्रों और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को सफल बनाने का काम कीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे शेर और शेरनियों।